Hello guys, welcomes to all of you in today our class date breathing and expression of gases in 11th class of chapter. कहाँ तक बता दिया था मैंने आपको कि what is the main and huge difference between the exchange between the breathing and between the respiration. क्या बताया था मैंने आपको कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग ये होता है कि जब हमने ऑक्सीजन गैस को इनहेलेट किया है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सिलेट किया है, उस चीज को मैंने क्या बताया था कि वो ब्रीदिंग है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है। रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेशन में भाई ऑक्सीजन गैस आई है और उसने क्या किया है, हमारे फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से खूब सारी एटीपी रिलीज हो चुकी है। उस एटीपी ने क्या किया है, हमें एनर्जी दी है। बताया था ना कि हाँ यार, जब भूख लगती है तो मम्मी क्या कहती है कि बेटा एनर्जी खा ले, बेटा एटीपी खा ले। नहीं कहती है किसी की भी मम्मी, वो यूं कहती है कि भाई खाना खा ले, तुझे आराम मिलेगा, तेरा जो डाउन फीलिंग है वो तुझे चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों कहती है, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यू हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। सबको पता है कि मैं भी बोल रही हूँ ऑक्सीजन ले रही हूँ, आप सुन रहे हैं आप ऑक्सीजन ले रहे, आपकी मदर किचन में कुकिंग कर रही है वो ऑक्सीजन ले रही है, आपके फादर कुछ काम कर रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे। ए टू जेड सब लोग ब्रीदिंग कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। तो जब भी हम फूड इंटेक करेंगे, फूड हम खाएंगे, तो साथ साथ हम ऑक्सीजन भी खाएंगे। कहते हैं ना, क्या खाया भाई, हवा खा करके पेट भरा। वो वाली चीज यहाँ पर होती है कि हमने हवा खाकर पेट भरी है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब खाना खाया है उसके साथ क्या हुआ है, हमने ऑक्सीजन हवा एयर भी खाई है। ओके, फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो हम ह्यूमंस होते हैं इसमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना अर्थ पर रहते हैं। ठीक है, हम लोगों के यहाँ पे जो इतनी सारी हमें ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन उसमें कितनी सारी मिक्सिंग वाली गैसेस है। जैसे लाइक हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैसेस, सल्फर गैसेस, फ्लोरीन गैसेस, कितनी सारी गैसेस है। अब हम ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन से एरिया में ऑक्सीजन गैस मिलेगी तो हम उसी एरिया में जाए, या हम ऐसे कभी नहीं कह सकते कि हाँ यार जैसे रोड पे हम चलते हैं कि हमें हमेशा अपने लेफ्ट साइड चलना चाहिए, तो भाई लेफ्ट साइड हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट साइड पे ही हमें पर्टिकुलर ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, हमारी नोज में खूब सारे फिल्टरेशन होते हैं जो हेल्प करते हैं कि फाइंड आउट कैसे आप जो गैस ले रहे हैं वो सही है या गलत। ओनली कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंट्री करती है उस चीज के बारे में भी हमने पढ़ा। अब मैंने ये बताया कि हम ह्यूमंस के पास सबसे वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते भाई, उनका क्या सिस्टम है। उसका अभी मैंने आपको बताया था, कौन अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, कौन अपने लंग से करते हैं, कौन अपनी सील मेम्ब्रेन से करते हैं, कौन अपने गिल्स से करते हैं, कौन टेक्रिया से करते हैं। उसके बारे में हमने सब पढ़ लिया था। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो इन द प्रीवियस लेक्चर एंड वॉच दैट। ओके, आपको सब क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या कहता है कि कैसे कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई है। ठीक है, कैसे कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई है और कौन कौन से रास्ते से होकर आई है। हम कहते हैं कि भाई हमें कहीं जाना है तो हमें उसको पहले नेक्स्ट स्टॉपेज ढूंढना पड़ेगा, आफ्टर दैट नेक्स्ट। डायरेक्टली जंप करके तो नहीं जा सकते ना। सपोज अगर हमें किसी मकान की 7th बिल्डिंग पे जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन आफ्टर इन रेट इन द लास्ट 7th फ्लोर। हाँ, वो एक अलग कैसे भाई, मैं प्लेन से उड़ करके गया, मैं डायरेक्ट 7वीं फ्लोर पे लैंड हो गया हूँ, ऐसा कुछ वो अलग चीज है। लेकिन हमें पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इवन जब हमने डाइजेशन देखा था उसमें भी हमने सेम चीज पढ़ी थी कि कैसे जब फूड नीचे आता गया है वो कैसे कैसे सीक्वेंस में आया है। गॉट इट? आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि अब जैसे हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जब बात करी है तो पहले रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्टली वो आपकी नोज से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जो ब्रीदिंग करते हैं कहीं से करते हैं, हमारी नोज से या माउथ से, लेकिन फर्स्ट मेनली ऑर्गन क्या होता है, नोज। क्योंकि नोज का मेन काम ही क्या होता है, हमें ऑक्सीजन लेना। मैं भाई मेरे को कोल्ड हो गया है, मेरी नाक बंद है, तो क्या होगा इन केस अगर मेरी नाक बंद है, तो हम जब भी थोड़ा कोल्ड है इसलिए मेरी नाक थोड़ी सी ऐसी बंद है, इसलिए इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि मेरी नाक पूरी ही बंद हो जाती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने माउथ से रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। फिर वो उस टाइम पे बोलता है ना कि हम कहते हैं भाई तूने मुंह क्यों खोल रखा है, मुंह बंद कर। बहुत से लोग मुंह खोल के बैठे रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनको मुंह से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, उनकी नाक प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है। इसलिए अब आज हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज के बारे में पढ़ेंगे, इसी बारे में, नोज के बारे में कि कैसे नोज अपना फॉर्मेशन कंप्लीट करती है।
the external portion of the nose, external nose, okay, which is visible on the face, is supported by frontal bone, nasal bone, maxillar bone, and the hyaline cartilage, which are covered with muscle and skin, are also lined by a mucous membrane. Okay, firstly, just look at in this diagram what you are going to see. Firstly, nasal cavity, after that mouth one and all. First, now just listen to me carefully. यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ भाई, मेरे पास खूब सारी ऑक्सीजन का मिक्सअप है, मेरे पास खूब सारी ऑक्सीजन यहाँ एनवायरनमेंट में मौजूद है। अब मुझे फर्स्टली जब ऑक्सीजन लेनी है तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया था हम अपने माउथ से ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन मेन क्या है हमारा नोज, नोज से हमें ऑक्सीजन लेनी है। अब आपको नोज से ऑक्सीजन लेनी है तो आपके यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे या यहाँ से लेंगे। हमें दिख रहे हैं हमारे नोज के आगे दो पोर है जिसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल नेरीज और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल और एक्सटर्नल नेरीज जिसे हम कहते हैं, एक सेकेंड, एक्सटर्नल नेरीज ऑब्लिक नोस्ट्रिल। ओके, नाउ अब ये क्या होता है, ये पता है हमेशा पेड़ फॉर्म में। कोई बोलेगा कि नहीं मैम मेरे पास तो एक ही है, दोनों साइड प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, एक पैर मौजूद होता है, दैट्स मीन्स दो नोस्ट्रिल मौजूद होते हैं। कहा, एवरी मैमल्स के पास उसके नाक के आगे आप देखेंगे सबको अपने नोज के आगे दो पोर्स मिलते हैं, दो छेद मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नेल्स कहते हैं या एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी कहते हैं, जो पेड़ फॉर्म में मौजूद है। अब सबको ये पता है कि ये पेड़ फॉर्म में मौजूद है, तो क्या है, ये दोनों अंदर जा रहे हैं, ठीक है, सबकी नोज अंदर जा रही है, तो अंदर हम कहते हैं कुछ बीच में एक कहते हैं ना कि डिवाइडर है जो दोनों नोज को अलग अलग कर रहा है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि जब हम रोड पे जाते हैं, वन साइडेड इस इधर आने वालों के लिए, दूसरी साइड उसके आने के लिए बीच में डिवाइडर होता है, वो क्या करता है, दोनों को सेपरेट कर देता है। वैसे ही नोज में भी आपके डिवाइडर होता है जिसे क्या कहते हैं, nasal septum, that is just divider। मैं अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दूं डिवाइडर, तो आपको याद रहेगा कि नेजल सेप्टा क्या है, वो एक डिवाइडर है जो क्या कर रहा है, दोनों नोस्ट्रिल्स को डिवाइड कर रहा है, बीच में से अलग अलग कर रहा है, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं राइट नोस्ट्रिल्स एंड द लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। अब जब दोनों नोस्ट्रिल्स ही अलग अलग है, दोनों के बीच में डिवाइडर है, तो उनके अंदर क्या है, दोनों के बीच में खाली स्पेस है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, रिमेम्बर, हाँ मैम ने बताया था कि खाली स्पेस को हम कुछ नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सोचो सोचो, जितने में तो मैं खुद ही नोट डाउन कर दूंगी अगर आप लोग नहीं बता पाए तो। केविटी, याद आया कि हाँ खाली जगह को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म में, केविटीज। हमारे पास क्या होता है जब नॉस्ट्रिल दो होते हैं, बीच में नेजल सेप्टा की वजह से वो डिवाइडर हो गए हैं, तो क्या होगा, दोनों कैविटीज अलग अलग हो जाएगी भाई, राइट कैविटी अलग और लेफ्ट कैविटी अलग। इसलिए नोजल कैविटी भी हमारे पास कितनी होती है, दो होती है। क्यों, क्योंकि राइट वाली अलग लेफ्ट वाली अलग, बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर ने क्या कर दिया है, दोनों को अलग कर दिया है, इस वजह से। अब मैं बोलूं कि भाई हाँ ये काम तो आपको समझ आ गया, अब क्या होगा, जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होगा वो क्या करेगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बाहर जो इतनी सारी ऑक्सीजन मौजूद है ना, वो सारी ऑक्सीजन को ले लेगा। उसको नहीं पता है कि भाई जितनी भी बाहर गैसेस मिल रही है वो सारी गैसेस को ले लेगा। उसे नहीं पता है कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी नाइट्रोजन है, उसे मिक्सअप फॉर्म नहीं पता है। उसे पता है कि भाई मुझे तो एयर लेनी है, मेरा काम एयर लेने का है। आफ्टर दैट वो अंदर जाकर के फिल्टरेशन होकर के बाकी सारी गैसेस यहीं से बाहर आ जाती है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही हमारी बॉडी के अंदर जा पाती है। अब मैं बोलूं कि हाँ चलो ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन गैस ले ली है, अब ऑक्सीजन गैस का काम क्या है, या हम कह सकते हैं कि नोज होती है, तो नोज का काम क्या है हमारी बॉडी में, हम कह सकते हैं कि ओनली नोज ही। क्यों, क्योंकि हमारी नोज का मेन रोल क्या है, फर्स्ट यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। इज देयर एनीवन जो बोले कि नो मैम हमारी नोज में हेयर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज सबकी नोज में हेयर मौजूद होते हैं। चलो अभी हम एकदम घर वाली जगह पे बैठे हैं जहाँ रोज डस्टिंग हो जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट द रोड साइड, हम कभी रोड पे जाते हैं, कभी निकलते हैं, वहां बिल्कुल बारीक बारीक धूल मिट्टी के कण पाए जाते हैं, ये तो छोटे छोटे से, तो हमें थोड़ी पता है कि यार हर जगह साफ है कि नहीं है।
वो जो धूल के कण है, वो स्मॉल पार्टिकल्स हमारी एयर के साथ हमारी बॉडी में, हमारी नोज में जा चुके हैं। अब वो नोज में चले गए हैं, अब क्या होगा भाई, वो अंदर चले गए तो क्या होगा, जमते रहेंगे, हमारी चीजें डैमेज हो जाएगी। इसलिए हमारी नोज में हेयर मौजूद होते हैं, वो हेयर क्या करते हैं, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो भी डस्ट होती है, उनको वो वहीं रोक लेते हैं। नोज के आगे नहीं आने देते कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम्हें आगे नहीं जाना। ये होता है मेन काम हेयर्स का, जो नोज में प्रेजेंट होते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के अंदर ही हेयर मौजूद होते हैं, वो सबके पास होते हैं, ठीक है। After that, what is another one? That is oil glands. सबकी नोज में ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होती है, जो क्या करती है, ऑयल्स का सिक्रेशन करती है। अब ये ऑयल्स क्या करती है, ऑयल ने सिक्रेट किया, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो ऑयल्स पे चिपक गए हैं, ठीक है, क्या होता है, वो वहां पे चिपक गए। अब मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे ड्राई फॉर्म है, कुछ धूल मिट्टी आई है, तो वो तो उड़ करके चली जाएगी, ऐसे उड़ करके, क्योंकि वो ड्राई है, तो वो उड़ करके चली जाएगी। लेकिन नीचे अगर कुछ लिक्विड है, कुछ ऑयल पोर्शन है, तो क्या होगा, वो डस्ट पार्टिकल्स वहां आएंगे, वो वहां चिपक जाएंगे और फिर वो उड़ नहीं पाएंगे। That's why this is the main role of oil glands in our nose, that जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो उनको चिपका लेती है वहां के सरफेस में, वो उनको अंदर की तरफ नहीं जाने देती, बिकॉज अंदर जाएंगे तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए वो क्या करती है, ऑयल ग्लैंड्स को वहीं पर ही चिपका लेती है। आफ्टर दैट हमने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे सारे डस्ट पार्टिकल चिपक है। उसके बाद क्या होता है, कंडीशनिंग ऑफ कंडीशनिंग ऑफ एयर। सपोज हमने जो ऑक्सीजन ली है, हम सबको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कंपेयर में थोड़ा अनबैलेंस होता है। हम कहते हैं बाहर का टेम्परेचर अलग होता है और अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए अदर एनवायरनमेंट की, अदर टेम्परेचर की नीड होती है। तो जैसे ही एयर हमारी बॉडी में आती है, तो क्या होती है, वो एडेप्टेशन हो जाती है कहीं से, हमारे बॉडी टेम्परेचर से। इसलिए हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है, उस एयर का टेम्परेचर भी उतना ही हो जाता है। मैं बैठी हूँ कहीं पे, मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी, मैं कहती हूँ कि भाई ऐसे चला दे। अब मैं जस्ट अगर बाहर गर्मी से आई हूँ, बाहर का टेम्परेचर भाई 40 हो रहा है, तो मैं एसी को क्या करूंगी, 16 पे कर दूंगी फटाफट से, कि यार मुझे टेम्परेचर अच्छा चाहिए, 16 हो गया है, ताकि मुझे फटाफट से ठंड लग, मतलब एकदम अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए। लेकिन इन केस अगर बाहर ऑलरेडी 20 डिग्री या 23 डिग्री टेम्परेचर है, तो मैं क्या कहूंगी, इसको 24 कर दे, मुझे गर्मी चाहिए, मैं बाहर ठंड में से आई हूँ। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उसने अपना एनवायरमेंटल सूट कर लिया है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमने उसे चेंज कर दिया है। वैसे ही क्या होता है, जो एयर आती है हमारी बॉडी में, तो यहाँ टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए जब वो बाहर से एयर आती है, तो वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेती है, और उस वजह से क्या होता है, वो एयर इजीली अंदर जा पाती है। वरना अदरवाइज हमारी बॉडी को क्या लगेगा, ये तो कोई और दूसरे वायरस से आ गए, वो क्या हुआ, एंटीबॉडीज फटाफट से तैयार कर लेगी, और एंटीबॉडीज का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये सब तो मैंने आपको एयर का वर्क बता दिया, कि एयर में क्या होगा, कि एयर के लिए कैसे कैसे काम होगा और क्या क्या होगा। ये तो सारा हो गया एयर से रिलेटेड काम। लेकिन हमारी नोज का जो सबसे मेन काम है, क्या कह सकते हैं, सबसे मेन काम है, वो तो आप भूल ही गए कि हाँ मैम, नोज का कुछ और भी तो काम होता है। रिमेम्बर कि नोज का कुछ और काम भी होता है। अभी लिखूंगी ना, सबको याद आ जाएगा। ऑल फिक्शन, याद आया कुछ कि हाँ मैम, ऑल फिक्शन कुछ होता है, जैसे हम एक और कह रहे हैं कि स्मेल का भी होता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, हमारी नोज का। हम कहते हैं भाई मम्मी ने बहुत अच्छे से पकवान बनाया है, मेरी फेवरेट यार कुछ दाल बाटी चूरमा बनाया है, या मूंग दाल का हलवा बनाया है, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब जुकाम होता है किसी को, तब तो खुशबू नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें काहे से कर रहे हैं, सिर्फ हमारी नोज से। और फेक्शन का काम कहाँ से हो रहा है, सिर्फ हमारी नोज से। इस वजह से क्या होता है कि हमें वहां से स्मेल जो होती है, और फेक्शन होता है, जिसे हम फील कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज हमारी नोज में क्या मौजूद होता है, सेंसरी मेम्ब्रेन मौजूद होती है हमारी नोज में। वो सेंसरी मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, कि फटाफट से अगर आपने कुछ स्मेल किया है, बाहर एनवायरनमेंट में कोई नई चीज लहरा रही है,
कहते हैं ना कि अगर कहीं दूर अगरबत्ती लग रही है या कोई परफ्यूम लगा के निकला है तो हमें दूर तक खुशबू आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशबू से एनवायरनमेंट में फैल चुकी है। इस वजह से हमारी नाक की जो सेंसरी मेम्ब्रेन है वो फट से एक्टिव हो जाती है और क्या करती है, वो फाइंड आउट करने लग जाती है कि ये गुड स्मेल है और ओडोर स्मेल है। कहाँ से? क्योंकि पता पड़ जाता है ना, हम कहते हैं कि नहीं यार, अगर किसी का गार्बेज बहुत टाइम से पड़ा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, यार ये तो ओडोर स्मेल है यार, नहीं अच्छी लग रही। लेकिन किसी ने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है, अगरबत्ती लगाई है, तो क्या होगा, हम कहेंगे इट इज अ गुड स्मेल एक्चुअली। वो क्या होता है? वेट अ सेक। ओके, SCEE। कुछ ऐसी चीजों का भी नाम सुना है कि हाँ यार ऐसी चीजें हमारी बॉडी में पाई जाती है। व्हाट इज दैट? दैट इज अवर साइनेडेरियन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? साइनेडेरियन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारी नोज में प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करती है हमारे ऑल्फेक्शन के लिए, जो हमें बताती है कि जो बाहर जो स्मेल चल रही है वो ओडोर स्मेल है या गुड स्मेल है। वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? साइनेडेरियन मेम्ब्रेन। जस्ट रिमेंबर, इस मेम्ब्रेन का नाम बहुत सी बार आपके क्वेश्चन लेवल पे पूछा गया है कि नोज में ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन होती है जो अल्फेक्शन में हेल्प करती है। दैट इज योर साइनेरियन मेम्ब्रेन। गॉट इट? अगेन, अगेन जो होता है, देयर आर टू ओपनिंग्स ऑन द अंडर, there are two openings on the under surface of external nose called as external nares और external nostril which opens into the nasal cavity। बताया था बाहर के जो आउटसाइड पोर्स होते हैं, कौन से होते हैं? एक्सटर्नल नेल्स और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होती है। आगे जाकर के क्या होता है? कैविटीज में खुल जाती है। कहाँ खुल जाती है? कैविटीज में। कैविटीज बताया था मैम ने, डिवाइड होती है सेप्टा की वजह से। तो दो नोस्ट्रिल्स यानी दो कैविटी, और बीच में डिवाइडर कौन सा है? एक, जो कौन सा है आपका? नेजल सेप्टा। The entire nasal cavity contain mucous membrane। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जस्ट रिमेम्बर जब कभी म्यूकस का नाम आ जाए मतलब वो कुछ लिक्विड पोर्शन सिक्रेट कर रही है, जिसमें वो पानी भी सिक्रेट कर सकती है, कुछ ऑयल फॉर्म भी लिक्विड सिक्रेट कर सकती है, कुछ स्लाइवा सिक्रेट कर सकती है। म्यूकस का काम क्या होता है? सिर्फ लिक्विड सिक्रेट करना। Mucus secreted by mucous membrane moistens and filtrate the air, because हमें filtration भी चाहिए ना एयर का, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी एयर में खूब सारी गैसेस मौजूद है और हमें तो पर्टिकुलर एक ही गैस लेनी है जो है हमारी ऑक्सीजन। Mucous membrane consists of pseudostratified ciliated columnar epithelium and numerous blood capillaries। म्यूकस मेम्ब्रेन का इससे जुड़ी होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमर से, और यहाँ पे क्या होता है, खूब सारी ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती है। The cilia moves to mucus contain trapped dust particles toward nasopharynx, which is then stripped or swallowed, whereas the blood capillaries warm the inhaler। Okay, now यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सीलिया। ठीक है, सीलिया सब जानते हैं क्या होता है। हम कहते हैं किसी एक एनिमल के भाई पूरी बॉडी के ऊपर जो उसकी हेयर ग्रोथ होती है तो वो क्या होती है? सीलिया। और फ्लेजिला क्या होती है? जब ओनली उसके फ्रंट पोर्शन पे ही हेयर्स मौजूद होते हैं वो होते हैं फ्लेजिला। अब ये क्या कह रहा है? The cilia moves mucus containing trapped dust particle toward nasopharynx। देखना, हमें पता है नेसोफेरिंक्स ऊपर वाला एरिया होता है, ठीक है, नीचे वाला ऑरल फेरिंक्स एरिया होता है। गॉट इट? अब जो सीलिया होता है ना, ये डस्ट पार्टिकल को नेसोफेरिंक्स की तरफ थ्रो आउट करता है, क्योंकि सीलिया है सपोज वहां पे डस्ट पार्टिकल से, तो उसने क्या किया, जो भी जो सीलिया है डस्ट पार्टिकल है, तो वहां पे सीलिया ने क्या किया, खुद को बाहर की तरफ मूव कर लिया, यानी नेसोफेरिंक्स की तरफ कर लिया। नेसोफेरिंक्स कहाँ है आपका? बाहर मौजूद है, इसलिए सीलिया ने क्या किया, खुद को बाहर की तरफ मूव कर लिया। अब मैं ये बोलूं कि भाई अगर सीलिया अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा। हमें उसे अंदर नहीं भेजना है, हमें उसे बाहर ही भेजना है, इसलिए सीलिया क्या करेगा, खुद को बाहर की तरफ मूव करेगा, जिससे जो भी डस्ट पार्टिकल है वो हैंड टू हैंड हमारे नोज एरिया से ही क्या हो जाएंगे, बाहर चल जाएंगे। उसके बाद देखिएगा एक्सटर्नल नेम्स क्या होता है, और नोस्ट्रिल्स। रिमेंबर कि बोथ नेम्स आ सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट नेम, दैट नेल्स क्या होता है, नोस्ट्रिल्स क्या होता है, दोनों सेम है। दोनों कितनी पैर होती है? एक पैर होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से टू प्रेजेंट होते हैं इन एवरी मैमल्स। नेजल कैविटी बताया था, दोनों डिवाइडेड हो जाते हैं, तो अंदर क्या होते हैं? कैविटी यानी साइनस भी जिसे हम कहते हैं। इसके अगेन दो नाम है, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। ओके, तो इसमें साइनस होता है और कैविटीज होती है। ये क्या काम करते हैं?
जो अंदर गुफा जाती है जिसमें से हमारी एयर अंदर की तरफ जाती है। नेजल सेप्टा, डिवाइडर याद आया, मैंने बताया था कि हाँ डिवाइडर पोर्शन होता है जिसे क्या कहते हैं, नेजल सेप्टा। अब इंटरनल लेयर्स आ गया, इस बारे में तो मैंने बताया नहीं क्या होता है। नाउ जस्ट लुक इट देयर, नेजल कैविटी से लेकर के जो फेरिंग्स होता है, इनके बीच में अगेन ओपनिंग गेट होते हैं कितने, दो। दो ओपनिंग गेट होते हैं, वो भी कितने होते हैं, दो, यानी पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं ये वाले। ये क्या करते हैं, जो नेसल कैविटी से सपोज जो ऑक्सीजन आ रही है, फेरिंग्स कहता है आपका कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कि नेसल कैविटी मुझे सही चीज लाकर दी है कि नहीं दी है, जो एयर दी है वो फिल्टरेशन दी है कि नहीं दी है, इसलिए वो अपने वापस बॉडीगार्ड यहाँ पे खड़े कर देता है, कौन से, इंटरनल लेडीज, अंदर की तरफ है इसलिए क्या नाम दे दिया, इंटरनल। अब वो वापस अपने बॉडीगार्ड यहाँ पे खड़े कर देता है, और वो बॉडीगार्ड क्या कहते हैं, तुम जो अंदर एयर लेकर आए हो क्या पता वो सही है कि नहीं, इसलिए मैं वापस यहाँ पे फिल्टर करूंगा। इसलिए फेरिंग्स क्या कहता है, दोबारा यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड को खड़ा कर देता है और क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेयर्स। जस्ट रिमेम्बर, एक्सटर्नल लेयर्स बाहर वालों को कहा जाता है, जिसको हम देख सकते हैं सामने से, जैसे हम महसूस कर सकते हैं कि भाई हाँ इनका काम क्या है, ऑक्सीजन लेना। और इंटरनल लेयर्स कौन से होते हैं, जो फेरिंग्स और नेसल कैविटी के बीच में होते हैं। I hope you all guys are doing it well and understood it very very good. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, please comment me in the section. Again, will be continue. Thank you.